नमस्कार किसान भाइयों। हमारे YouTube चैनल पिनाकी एग्रो किसान उत्पादक संगठन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज चर्चा करेंगे जीरे की खेती के बारे में। जीरा हमारे देश में बहुतायत इस्तेमाल होने वाला एक मसाला है जो सभी घरों में लगभग रोज़ इस्तेमाल होता है। इसलिए बाज़ार में इसकी कीमत हमेशा बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इसका उत्पादन कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों के अलावा सभी जगह नहीं होता है। हमारे किसान भाई हमेशा पारंपरिक खेती में रहते हैं, हमेशा पारंपरिक खेती करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है और उनको बहुत समय देना पड़ता है अपनी खेती में। और बाद में फिर क्या होता है कि जो हमारे नए नवयुवक किसान हैं, वो जब उन्हें कोई मुनाफा नहीं मिलता है, पूरे साल मेहनत करते हैं, तो फिर उसके बाद वो घर छोड़ करके बाहर कमाने चले जाते हैं। हमारा इस चैनल के माध्यम से उद्देश्य सिर्फ इतना है कि किसान अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करता रहे, और जब उसको अधिक से अधिक जानकारी होगी तो वो अपनी सुविधा, अपनी जगह के हिसाब से अपने फसलों को चुनेगा और उसी हिसाब से वो उसकी खेती करेगा और उसको अधिक से अधिक मुनाफा होगा। इसी प्रयास में आज फिर हम बात करेंगे जीरे की खेती के बारे में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीरे की खेती करने के लिए हमें काली बलुई दोमट मिट्टी, जिस भी मिट्टी में बालू मिक्स होता है, इस तरह की मिट्टी हमें सही रहती है, कारगर मिट्टी और अच्छी मिट्टी मानी जाती है। हाँ, बशर्ते उस खेत में पानी के निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे खेत को आप अगर जीरे की खेती के लिए चुनते हैं, और अगर आप जीरे की खेती करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसे खेत को जीरे की खेती के लिए चुनें। और अक्टूबर और नवंबर के महीने में जीरे की खेती करी जाती है। तो आप अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगभग 15 से 20 दिन पहले अपने खेत की बहुत अच्छे से सफाई कर लें, जुताई कर लें, और जुताई करने के साथ साथ उस खेत को बना लें। खेत को बनाने के लिए आपको उसमें गोबर की खाद, आप घन जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट, सिंगल सुपर फास्फेट, फिप्रोनिल्ट 0.3% GR, इस तरह की चीज़ों को डाल करके आप अपने खेत को तैयार कर सकते हैं। साथ में आप पोटास भी डाल सकते हैं। पोटास भी एक ज़रूरी तत्व होता है जो आपके फसल के जो उत्पादन होते हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करता है, तो आप इसे भी डाल सकते हैं। अभी बात करते हैं कि आपने खेत तैयार किया, आप सारा कुछ आपके पास है, आपने व्यवस्था कर ली, तो जीरे की कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। तो जीरे की वैरायटियों की बात करते हैं तो अवनी का 121, 111, वेस्टर्न कंपनी का आता है C95, C45, C60। इसके अलावा अगर आप देसी बीज भी बोना चाहते हैं तो आप अपने देसी बीज को भी बो सकते हैं, बशर्ते आप उन बीजों को सीड ट्रीटमेंट जरूर कर लें। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कि 1 एकड़ में बीज की क्या मात्रा लगेगी। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में बीज की मात्रा 5 किलोग्राम लगती है। और इसके अलावा इसकी जो बुआई होती है वो प्रयास करें कि सीड ड्रिल से बुआई करें, जिसमें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें, और नाली से नाली की दूरी प्रयास करें कि 22 से 25 सेंटीमीटर की रहे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि जीरे की फसल में कौन कौन से रोग आते हैं। रोग की बात करें तो इसमें सफ़ेद भुनगा, थ्रिप्स, झुलसा, उकठा, पाउडरी मिल्लू आदि समस्याएं आती हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाने वाली लगभग सारी फसलों में पाउडरी मिल्लू की समस्याएं आती हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें इसके थ्रिप्स, एफिड की, तो इसके लिए आप एसीटा या एसीफैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा झुलसा के लिए आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कासुगामाइसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थायरॉइड मिथाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके या अन्य तमाम तरह के फंजीसाइड आते हैं, जैसी आपकी मार्केट या जैसी व्यवस्था के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उकठा, उकठा एक ऐसी समस्या है। उकठा जब किसी खेत में लगता है तो उसकी जड़ें सूखने लगती हैं। आप देखेंगे कि अचानक से आपके खेत का कुछ हिस्सा, उसकी जड़ें सूखने लगती हैं और वो खेत सूखने लगता है। उकठा की समस्या ज़्यादातर पारंपरिक खेती करने की वजह से आता है, और इसके बचाव के लिए आपको शुरुआत में ही ट्राइकोडर्मा अपने खेत पे डाल देना है, और अपने बीज का भी उपचार कर लेना है, मिट्टी का भी उपचार कर लेना है। दोनों काम करने के बाद आप अपनी बुआई करें तो उकठा आने की समस्या ना के बराबर आती है। यदि इसके बाद भी उकठा की समस्या आती है तो उसमें कासुगामाइसिन और थायरॉइड मिथाइल दोनों को मिला करके आप उसमें यदि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में उसको डार्क करके अगर आप उसको डालेंगे और वो जड़ों तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी
मिलेगी और आपके खेत में उगठा नहीं लगेगा। किसान भाइयों, इसके बाद बात करते हैं पाउडरी मिल्लू। पाउडरी मिल्लू के लिए आप माइकोबुटानिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइकोबुटानिल एक बहुत अच्छी दवा है जो पाउडरी मिल्लू में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। अब इसके बाद बात करते हैं खाद कैसे पड़ेगा। तो अगर समय समय खाद डालने की बात करें तो खाद डालने के लिए आपको जो पहली खाद है वो 30 से 35 दिन में पड़नी है। दूसरी खाद आपको 40 से 45 दिन में डालनी है। इसके बाद आप पहली खाद के साथ में आप जैविक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप क्या कहते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी खाद जब आप डालेंगे तो आप यूरिया के साथ साथ उसमें बोरान, सल्फर और एनपीके भी ज़रूर डालेंगे। और यूरिया की मात्रा बहुत कम रखिए, यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। और उसमें मिक्स करने के लिए हो जाए तो आप 20% बोरान ले लेंगे जो सॉइल में डालने के लिए होता है। सल्फ़र ले लेंगे और सल्फ़र के साथ साथ एनपीके, आपको अगर एनपीके भी मिला करके उस पर डाल सकते हैं। अगर आपको एनपीके मिल जाता है तो फिर आपको उसकी जगह पे यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इतनी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। फूल के समय आपको उसमें स्प्रे करना रहेगा। और आप ये ध्यान दीजिए कि हमेशा जो आपके का जो दवा का जो छिड़काव होगा वो दवा का छिड़काव आपको 22 से 25 दिन में पहला छिड़काव करना है और दूसरा छिड़काव आपको 45 से 50 दिन के बीच में करना है। अब बात करते हैं कि जो पहला छिड़काव करना है उसमें क्या डालना है। उसमें सकिंग पेस्ट की शिकायत ज़्यादा रहती है, इसमें थामेक्स, एसिटामेप्रिड, एसीफैट के साथ में आप एक टॉनिक, जिससे उसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाए, माइक्रोन्यूट्रेंट टॉनिक आप डाल सकते हैं। और उसके साथ में आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब डाल सकते हैं। दूसरा जो आप 40 से 45 दिन में करेंगे उसमें आप इमिडा डाल सकते हैं, उसमें आप इमिडाक्लोरोपिड डाल सकते हैं। और उसमें एक फंजीसाइड की जगह पे आप उस समय तक, अगर यदि पाउडरी मिल्लू का प्रकोप होता है तो आप माइकोबुटानिल भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली फंजीसाइड डाल करके। और उसके साथ में आप ध्यान रहे आपको जितने भी स्प्रे करने हैं उनमें सब में आपको स्टिकिंग एजेंट यानी एक स्टिकर जरूर लगाना है। और स्टिकर हमेशा अच्छी क्वालिटी का रखें क्योंकि वो आपकी दवा की क्वालिटी को ठीक करता है। इसके बाद आपकी जो खरपतवार के बारे में बात करें तो खरपतवार आपके खेत में आता है तो खरपतवार के लिए आप उसमें बुआई के तुरंत बाद आप उसमें पेंडामेथलिन का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे खरपतवार नहीं उगेगा। और अगर आपके खेत में खरपतवार उग जाता है तो 30 से 35 दिन के बाद, उग आने के बाद, आप उसमें बायर कंपनी का रॉफ्ट आता है, आप उसको डालेंगे तो आपका खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। ध्यान रहे आपको संबंधित टेक्निकल यदि किसी और कंपनी के भी मिल जाते हैं तो आप उनको भी डाल सकते हैं। हम किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन आपकी सिर्फ सुविधा के लिए हम आपको कभी कभी कुछ कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट के नाम बता देते हैं जिनके की रिजल्ट मार्केट में अच्छे आए होते हैं, या जो आपके मार्केट में आसानी से उपलब्ध होने वाले टेक्निकल होते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी कटाई, हार्वेस्टिंग कितने दिन के बाद होनी चाहिए। तो हार्वेस्टिंग आपकी 100 से 125 दिन के अंतराल में हो जाती है। 100 से 125 दिन में जीरा आपका पूरी तरह से तैयार हो जाता है और आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी पैदावार कितनी आएगी। तो किसान भाइयों, जीरे की फसल की जो औसतन पैदावार देखी गई, वैसे तो क्लाइमेट आपके रख रखाव पर निर्भर करता है, लेकिन जो औसतन पैदावार देखी गई है वो हेक्टेयर में 10 से 12 क्विंटल की देखी गई है। और अगर आप इसकी देख रेख कायदे से करेंगे, बहुत कुछ अच्छे से करेंगे, तो आप अपनी पूरी पैदावार ले सकते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ और अधिक से अधिक मुनाफा आएगा। तो किसान भाइयों, आपको जीरा से संबंधित पूरी जानकारी मिल गई। मुझे उम्मीद है कि आपके लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या कुछ होता है तो आप हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो कि स्क्रीन में लगातार दिए जा रहे हैं। और इसी के साथ हम कामना करते हैं कि आपकी खेती बाड़ी अच्छी बनी रहे, आपका व्यवसाय अच्छा चलता रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। नमस्कार।